Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11 geography. The book name is India Physical Environment and it is chapter 2 and the name of the chapter is Structure and Physiography. So let's proceed. तो इस अर्थ पे जो भी लैंड फॉर्म है उसे फॉर्म होने में 1-2 साल नहीं लगे हैं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं और कई मिलियंस ऑफ ईयर में बिकॉज ऑफ इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो अर्थ के बिलो काम करता है, यानी अर्थ के नीचे काम करता है, अर्थ के अंदर काम करता है, और एक्सोजेनिक फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो अर्थ के अब ऊपर, अर्थ के अबव काम करता है, यानी अर्थ के ऊपर जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको एक्सोजेनिक, और अर्थ के अंदर अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ही कई लैंड फॉर्मेशन अर्थ पे हुए हैं। साथ में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे धरती पे होने वाले लैंड फॉर्मेशन में। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? जो हमारा अर्थ है वो कई प्लेट्स में डिवाइडेड है और अर्थ के नीचे मोल्टेन लावा बह रहा होता है। जब ये लावा बहता है तो साथ में आपके ये प्लेट्स भी मूव होते हैं और इन प्लेट में तरह तरह के मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण कभी प्लेट्स एक दूसरे से टूट जाते हैं और कभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कभी एक दूसरे को छूते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट के कारण भी लैंड फॉर्मेशन होते हैं। जैसे आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था किसी समय में, और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से वो टूट करके बाद में वो इंडिया से जुड़ा है। कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था हम जब पेनिनसुलर ब्लॉक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। वैसे जियोलॉजिकली अगर आप अपने इंडिया को डिवाइड करोगे, क्योंकि हम इंडिया का लैंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया के जियोलॉजिकल डिवीज़न और इंडिया का फिजिकल डिवीज़न देखेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो जियोलॉजिकल डिवीजन जब आप इंडिया का करोगे तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, एक है हिमालय एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो क्या होता है पेनिनसुलर ब्लॉक? ये आपको पिक्चर में देख सकते हो। जो इंडिया का जो नीचे का पार्ट होता है, जो बिल्कुल सदर्न पार्ट होता है इंडिया का, डाउन पार्ट, जो एक इरेगुलर ट्राइंगल के रूप में आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है पेनिनसुलर ब्लॉक। आपका नॉर्थर्न माउंटेन एंड अदर पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये वाला पार्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो आपका कहलाता है कि नॉर्थर्न हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन का ब्लॉक। और जो बीच में आपका इंडियन प्लेन का जो पार्ट आता है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर आता है और नॉर्थर्न माउंटेन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बीचों बीच आता है। तो ये तीनों पार्ट जुड़ जाती हैं तब इंडिया फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या पार्ट आया? पेनिनसुलर ब्लॉक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक। आपको पता है कि ये इंडिया के सदर्न पार्ट में है, ये एक इरेगुलर ट्राइंगल है और ये रन अप का गुजरात के साइड से स्टार्ट होते हुए गंगा और यमुना रिवर के पैरेलल होते हुए जा कर के छोटा नागपुर प्लेटू तक एक्सटेंड होता है। इसी प्लेटू का एक पार्ट मालदा फॉल्ट के समय अपने क्या हुआ, फॉल्टिंग हुई। जब हिमालय फॉर्मेशन हो रहा था धरती पे उस समय एक फॉल्टिंग क्रिएट होती है, और फॉल्टिंग में क्या होता है, मैंने आपको कहा कभी कभी प्लेट एक दूसरे से टूट जाते हैं और कभी जुड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे को छूते हुए निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक पार्ट टूट जाता है पेनिनसुलर प्लेटू से, और वो जाकर के कहाँ सेटल हो जाता है? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके सेटल हो जाता है, जिसको आप मेघालय प्लेटू भी कहते हो। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये किसी समय में कई मिलियंस ऑफ ईयर बैक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप देखोगे कि इंडिया, एशिया के नीचे पार्ट में आपका इंडिया है और इंडिया के नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में कभी ये जो इरेगुलर ट्राइंगल शेप है, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया के प्लेट से जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट में डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। डाइवर्जेंट मूवमेंट होने के कारण वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेट से टूट जाता है और इंडिया की तरफ बढ़ने लगता है और मिलियंस ऑफ ईयर में अपनी जर्नी ट्रैवल करते हुए वो एशियन प्लेट के पास आता है और एशियन के प्लेट में जो इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पर वो जाकर के जुड़ जाता है, एशियन प्लेट से जब वो जुड़ जाता है। और इस तरह से पेनिनसुलर प्लेटू
किसी और जगह में था, डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण वो इंडिया की तरफ टूट कर आने लगता है और फिर वो इंडिया से जुड़ करके इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू बनाता है। ये प्लेटू आपका ओल्ड है क्योंकि इसका फॉर्मेशन बहुत पहले हो चुका था, इंडिया में जुड़ने से बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर बैक हो चुका था और रिजिड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती अब और स्टेबल है, कई सालों से ये एक ही जैसा दिख रहा है। अब जो मैं आपको डाइवर्जेंट मूवमेंट बता रही हूँ, तो प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट का मूवमेंट्स में आपको 3 तरह के मूवमेंट्स आपको दिखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। उसमें क्या होता है, एक होता है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक होता है आपका ट्रांसफॉर्म मूवमेंट और एक होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है, मोल्टन लावा के नीचे मूव होने के कारण ही ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मोल्टन लावा के साथ साथ आपके प्लेट्स भी मूव होते हैं। तो डाइवर्जेंट मूवमेंट में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, एक दो प्लेट्स आपके, एक प्लेट आपका 2 पार्ट में टूट जाता है। जैसे कि आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ, टूट गया और उससे इंडिया का पार्ट सेपरेट हो गया और वो एशिया की तरफ बढ़ने लग गया। तो ये है डाइवर्जेंट मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में दो प्लेट अपने आप को एक तरफ से रब करती हुई चली जाती हैं अपने अपने डायरेक्शन में। और कन्वर्जेंट मूवमेंट में आप देख सकते हो क्या हो रहा है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ गया और एक प्लेट दब गया है और दूसरा प्लेट उसके ऊपर चढ़ गया है। इस तरह का जब मूवमेंट होता है तब माउंटेन फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट और एक होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण ही इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट है वो ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हुआ था और आपका पेनिनसुलर प्लेटू में से भी एक पार्ट टूट करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चला गया था, वो भी डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से था। अब आप ये फिर से देख लो, पेनिनसुलर प्लेटू है आपका, ये इरेगुलर ट्राइंगल के बीच में है, इसी को कहा जाता है पेनिनसुलर ब्लॉक, जिसका फॉर्मेशन आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के इंडिया नॉर्थ आपका साउथ नॉर्थ की तरफ वो बढ़ने लगता है और साउथ एशिया से जाके टकरा करके ये अपना इंडिया के साथ जुड़ जाता है। तो जब आपका सेकंड पार्ट क्या है, आपका सेकंड जब जियोलॉजिकल डिवीजन करते हो तो आपका पहला था आपका पेनिनसुलर ब्लॉक और दूसरा आपका है हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये एक तो पहले तो यंग माउंटेन है, ये अभी बहुत पुराना, इसको भी फॉर्म हो करके मिलियंस ऑफ ईयर हो चुका है, मगर कंपेयर टू पेनिनसुलर ब्लॉक ये यंग है। पेनिनसुलर ब्लॉक उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। यंग माउंटेन आपका ये हिमालय है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कंपेयर टू पेनिनसुलर ब्लॉक थोड़ा रीसेंट है और अभी तक इसका फॉर्मेशन चल ही रहा है, अभी तक इसका फॉर्मेशन होना बंद नहीं हुआ है। ये काफ़ी वीक है क्योंकि इसमें चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है, काफ़ी बदलाव इसमें आते रहते हैं और कई चेंजेस आप इसमें देख सकते हो। ये क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, जब आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके पेनिनसुलर ब्लॉक आपके साउथ एशिया वाले ब्लॉक से टकराता है, तो उस समय क्या होता है, वो जिस पार्ट में टकराता है वहाँ पे पहले कभी थेथिस सी नाम का एक सी हुआ करता था। उस सी में आकर के जब वो साउथ एशिया वाले ब्लॉक से टकराता है तो उस जगह पर क्या होती है, फोल्डिंग क्रिएट होती है और आपका कन्वर्जेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। एक के ऊपर एक ब्लॉक एक के ऊपर चढ़ता है, एक ब्लॉक धंसता है, नीचे की तरफ दब जाता है और एक उसके ऊपर चढ़ जाता है और फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग हो करके फिर आपका हिमालय माउंटेन फॉर्म होता है उस थेथिस सी के ऊपर और इस तरह से आपका हिमालय का फॉर्मेशन होता है। आपको हिमालय के ऊपर कई रिवर, कई वैली और कई वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको देख सकते हो हिमालयन का नॉर्थ इंडियन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन का ब्लॉक। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन को इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मोस्टली फॉर्मेशन इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के ने जो लेकर आई थी इरोशनल मटेरियल। जैसे क्या होता है, नदी जब बहती है पहाड़ों से नीचे आती है तो बहुत सारे इरोशनल मटेरियल यानी बहुत सारे पत्थर और मिट्टी और क्ले, सिल्ट ये सब लेकर के आती हैं। तो इसको जब वो लेकर के आती हैं उसको आकर के ज़मीन पर डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसी डिपॉजिट से आपका प्लेन बना है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हिमालय फॉर्म हुआ था तो हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उस डिप्रेशन एरिया को भरता कौन है,
ये रिवर जो अपने साथ इरोशनल मटेरियल लेकर आती हैं, उसी को वो धीरे धीरे उस डिप्रेशन में भरती जाती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर में वो डिप्रेशन को भर भर के प्लेन बना देती है। आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन बना देती है। इस प्लेन को सिर्फ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी से ही नहीं बनता, ये बाकी और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ इसके फॉर्मेशन में काम आती हैं। आपको पेनिनसुलर प्लेटू की भी कुछ नदियाँ इसको फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियों के इरोशनल मटेरियल के डिपॉजिट से ये प्लेन बना है। तो आपने देखा कैसे आपका 3 जियोलॉजिकल डिवीजन है। आपका पहला जियोलॉजिकल डिवीजन है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा आपका हिमालयन माउंटेन और तीसरा आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। साथ में आपने इन तीनों के फॉर्मेशंस भी देखे कि किस तरह से ये तीनों फॉर्म हुए हैं। आपका पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया में जुड़ने से पहले ही फॉर्म हो चुका था, उसके ज्वाइंट होते ही आपका हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन के बाद जब उससे नदियाँ बहने लगती है तो धीरे धीरे करके आपका नॉर्थन प्लेन भी रेडी हो जाता है। और जब ये तीनों ज्वाइंट हो जाती हैं, देखो ये प्लेन आपको इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन दिखाया गया है। ये आपका माउंटेन नॉर्थ इंडिया का जो माउंटेन है और पेनिनसुलर माउंटेन है, और पेनिनसुलर के अदर माउंटेन, नॉर्थ इंडियन माउंटेन एंड पेनिनसुलर माउंटेन, और नीचे जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में आपको मिलता है नॉर्थ इंडियन प्लेन। देखो कौन कौन सी नदियाँ इसमें लाती हैं अपना इरोशनल मटेरियल। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडस रिवर है जो आपका वेस्टर्न साइड में बह रहा है, वो लाई है अपने इरोशनल मटेरियल। आप ईस्टर्न साइड में टॉप में देख सकते हो कि टॉप से क्या है, एक नदी पैरेलल टू इंडिया आ रही है और ईस्टर्न साइड से एंटर कर रही है। ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो बहुत सारी डिपोजिशनल मटेरियल अपने साथ लाती है। और बीचों बीच आपकी गंगा नदी बह रही है और ये भी अपनी बहुत सारे इरोशनल मटेरियल ला करके इस प्लेन का फॉर्मेशन करी हैं। तो ये जब तीनों पार्ट आपका एक से एक जुड़ जाता है तो आपका इंडिया फॉर्मेशन होता है। देख सकते हो आप ऊपर हिमालय वाला पार्ट, नीचे आपका आईजीबी प्लेन और तीसरा आपका नीचे है पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ करके आपका इंडिया का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखेंगे। अभी तक हमने इंडिया का जियोलॉजिकल डिवीज़न देखा और इंडिया के ये तीनों ब्लॉक कैसे फॉर्म हुए हैं ये देखा। अब इंडिया का फिजियोग्राफी डिवीज़न देखेंगे। तो जो इंडिया का फिजिकल फीचर है, जो इंडिया में डिफरेंट लैंड फॉर्म के फिजिकल फीचर्स हैं, उन फिजिकल फीचर्स को देखते हुए मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे हम इंडिया को कैसे, छोटे लेवल में तो और भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, सेकेंड है आपका नॉर्थन प्लेन, थर्ड है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ इज इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन एंड सिक्स्थ इज आइलैंड्स। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखिए आपको ये 6 पार्ट आपको इस मैप में दिख रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो क्या है, आपका नॉर्थन माउंटेन वाला, सेकेंड आपका नॉर्थन प्लेन वाला, थर्ड में आप देख सकते हो राजस्थान के साइड में डेजर्ट है, फोर्थ में आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, फिफ्थ में आप देखोगे पेनिनसुलर प्लेटू के लेफ्ट साइड आपके ईस्टर्न साइड में भी और वेस्टर्न साइड में भी, दोनों साइड में आपको कोस्टल प्लेन फॉर्म होते हैं। कोस्टल प्लेन किसको कहते हैं, जो समुद्र के पास जो प्लेन होता है ना, समुद्र के आसपास, उसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। और सिक्स्थ आप देख सकते हो इंडिया के बाहर, इंडिया मेन लैंड के बाहर, ये इंडिया का ही पार्ट है, आइलैंड्स देख सकते हो 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आइलैंड ग्रुप है हमारा। एक आपका दोनों तरफ आपको आइलैंड मिलेगा। ईस्टर्न साइड में भी कुछ आइलैंड बनी रहती है जो अंडमान निकोबार आइलैंड कहलाती है, और वेस्टर्न साइड में भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, वो भी आइलैंड है, वो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दोनों साइड आपको 2 आइलैंड दिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हमने देखना है, नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स देखना है। तो इसमें क्या आता है, हिमालय भी आता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलने वाले हिल्स भी आते हैं। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जब ब्रॉड डिवीज़न करोगे हिमालय का, तो ब्रॉड डिवीज़न जब आप हिमालय का करोगे तो इसके 3 आपको पैरेलल रेंजेस दिखेंगे। 3 पैरेलल रेंजेस आपको ब्रॉडली दिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको 3 ब्रॉड रेंजेस दिखेंगे। पैरेलल रेंजेस है ना, एक के ऊपर एक है आपका, 3 पैरेलल ही जा रहे हैं, एक के नीचे एक, ठीक है। तो आपका 3 ब्रॉड डिवीज़न ऑफ हिमालय दिखेगा। तो ये 3 ब्रॉड डिवीज़न आपका हिमालय का कैसे मिलता है, पहला जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाला डिवीज़न उसको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे वाले को मिडिल या लेसर हिमालय, और थर्ड नंबर पे जो नीचे है सबसे उसको कहा जाता है आउटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय को हिंदी में हिमाद्री
मिडिल हिमालय को हिंदी में हिमाचल और आउटर हिमालय को आप हिंदी में शिवालिक रेंजेस भी कहते हो। देखो सबसे ऊपर क्या है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा हिमाचल हिमालय और या फिर आपका मिडिल या लेसर हिमालय, और थर्ड आउटर हिमालय यानी शिवालिक। ठीक है, ये आपके तीनों रेंजेस हैं हिमालय का। ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये ब्रॉड डिवीजन ऑफ हिमालय है। इसके अलावा हम हिमालय को और एक दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो है रीजनल बेसिस पे। तो जैसे आप देखो इतना लंबा सा हिमालय जा रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है और साउथ ईस्ट तक वो कंटिन्यूसली आपको देखने तक मिल जाएगा, वहाँ तक आपको हिमालय जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये हिमालय कई रीजन से, कई स्टेट से पास हो रहा है, तो हर रीजन में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो रीजन के बेसिस पे आप हिमालय को कैसे डिवाइड कर सकते हो, एक आपका कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, दूसरा आपका आएगा हिमाचल हिमालय एंड उत्तराखंड हिमालय, एंड थर्ड नंबर पे है आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, फोर्थ में अरुणाचल हिमालय, फिफ्थ में ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले आप देख लो कि कहाँ किस तरह से रीजन में डिवाइडेड है वो। तो देखो सबसे ऊपर क्या पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर की तरफ से जाता है तो कहलाता है कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि नॉर्थ के वेस्ट पार्ट में है वो। फिर आपका जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पास से पार होता है तो वो कहलाता है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। फिर आपका सिक्किम में जाता है, सिक्किम किसके किसके बीच में है, भूटान और नेपाल के बीचों बीच है। तो नेपाल और भूटान के बीचों बीच जब हिमालय आता है तो उसको कहा जाता है सिक्किम हिमालय। और फिर जब वो अरुणाचल प्रदेश के पास जाता है तो कहलाता है अरुणाचल हिमालय। और फिर आपका पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय आपका इधर इस एरिया में आता है आपका। इसको नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्ट को क्या कहा जाता है हिंदी में, पूर्वांचल हिमालय। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं हम। कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जब कश्मीर रीजन से जाता है तो यहाँ पे आपको कई रेंजेस दिखेंगे, जैसे काराकोरम रेंज, जस्कार रेंज, पीर पंजल रेंज, इस तरह से कई रेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी एरिया में आपको एक कोल्ड डेजर्ट भी दिखेगा जो है लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, ये भी डेजर्ट ही होता है, पर यहाँ सैंड की जगह ये जगह किससे कवर होता है, आइस से कवर होता है। यहाँ की भी क्लाइमेट एक्सट्रीम होती है और न कोई वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम होता है और रेनफॉल भी बहुत कम होता है, इसलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी मिलेंगे। ग्लेशियर क्या होते हैं, बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं उसके सोर्स होते हैं, जैसे गंगा रिवर, जमुना रिवर, बड़े बड़े ग्लेशियर से बहती हैं। तो उनका जो वाटर का सोर्स क्या होता है, ये बड़े बड़े ग्लेशियर उनके वाटर के सोर्स होते हैं। तो इस रीजन में भी आपको बड़ा बड़ा ग्लेशियर दिख सकता है, जैसे सियाचिन एंड बोल्टारो ग्लेशियर्स। ये रीजन अपने करेवा फॉर्मेशन के लिए फेमस है। करेवा फॉर्मेशन क्या होता है, जो ये ग्लेशियर होते हैं ये अपने साथ बहुत सारे क्ले लेकर आते हैं। तो ये जो क्ले वाली मिट्टी होती है ये वहाँ पे जो डिपॉजिट होती है उसको कहा जाता है करेवा फॉर्मेशन। और इस करेवा फॉर्मेशन के ऊपर, इस करेवा के फॉर्मेशन के ऊपर ही जैफरॉन का कल्टीवेशन वहाँ पे होता है। जैफरॉन वहाँ का फेमस क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन वहाँ पे होता है। जैफरॉन सैफरॉन की तरह होता है, या आप कह सकते हो कि जैफरॉन इज़ एन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरॉन, मतलब उससे थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा कम होता है, पर वहाँ का फेमस कल्टीवेशन में जैफरॉन आता है। इस एरिया में कई पासेस है। पासेस क्या होते हैं, जिससे आप माउंटेन के आर पार जा सको, आप इस एरिया से उस एरिया में जा सको। यहाँ तो बहुत पासेस आपको मिल जाएंगे, जैसे जोजिला, फोटुला एटसेट्रा। साथ में आपको इस एरिया में फ्रेश वाटर लेक भी मिलेंगे और सॉल्ट वाटर लेक भी मिलेंगे। फ्रेश वाटर लेक में आपका डल लेक, उलर लेक मिल जाएगा, और सॉल्ट वाटर लेक में आपको पैंगोंग सू या सो मुरारी मिल जाएगा। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी झेलम एंड चेनाब आपको इस एरिया में फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। ये एरिया अपने सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस यानी पूजा पाठ के बहुत सारे प्लेसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वैष्णो देवी भी यहाँ पड़ता है, अमरनाथ केव भी आपको यहीं पे मिलेगा, और चरारे शरीफ भी आपको, जो कि इस्लाम रिलीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी सी वैली मिलेगी, जिसको डून कहा जाता है। जब लंबी वैली लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है उसको डून कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जम्मू डून, पठानकोट डून जैसे कई डून्स देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे जो रीजनल बेसिस पे हिमालय आता है
वो है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। ये आपका रवि रिवर और काली रिवर के बीचों बीच है। रवि रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और काली रिवर घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा रिवर बाद में जाकर के गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। यहाँ पे आपको इंडस की कई ट्रिब्यूटरी और गंगा की कई ट्रिब्यूटरी बहती हुई दिखाई देंगी। इंडस की ट्रिब्यूटरी जैसे रवि, सतलज, बीस और गंगा की ट्रिब्यूटरी जैसे घाघरा एंड यमुना। तो इस एरिया में काफ़ी रिवर आपको फ्लो होते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको तीनों रेंजेस हिमालय के तीनों रेंजेस दिखाई देंगे, जैसे ग्रेटर हिमालय भी दिखेगा आपको, लेसर हिमालय भी दिखेगा और आउटर हिमालय भी दिखेगा। लेसर हिमालय को धौलाधार कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में और नगटिबा कहा जाता है उत्तराखंड में। इस एरिया में बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला मिल जाएंगे। बहुत सारे कंटोनमेंट टाउन या फिर आपको बहुत सारे हेल्थ रिजॉर्ट जैसे कि शिमला और मसूरी देखने को मिल जाएंगे। इस एरिया में काफ़ी फेमस आपको डून मिलेंगे, जैसे कि देहरादून जो कि लार्जेस्ट डून है। दून मैंने आपको बताया क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है। तो आपको देहरादून मिल जाएगा, कोटा दून मिल जाएगा, ऐसे कई डून्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यहाँ के जो भूतिया ट्राइब्स हैं वो यहाँ का फेमस ट्राइब माना जाता है और ये ट्रांस ह्यूमन्स है। ये क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं। ये गर्मी के सीज़न में क्या करते हैं, हिमालय में ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड होता है और ये अपने जानवरों को वो ग्रासलैंड में फीड कर सकते हैं। और जब ठंडी का सीज़न आता है तो वो नीचे उतर आते हैं क्योंकि ठंडी में क्या होता है, माउंटेनियस एरिया बहुत कोल्ड हो जाता है, बहुत ठंड पड़ने लगती है और फिर उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो वो नीचे आ जाता है। तो ये साल भर यही इस तरह से करते रहते हैं। कभी गर्मी में ऊपर चले जाना ग्रासलैंड की तलाश में और कभी ठंडी में ठंड से बचने के लिए नीचे आ जाना। तो ये मूवमेंट ये भूतिया ट्राइब्स यहाँ पे करते रहेंगे। ये फेमस है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। ये एक नेशनल पार्क है जो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। साथ में ये यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पिलग्रिमेज एरिया मिल जाएंगे जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो कि आपके सिखों का फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है। ये फेमस है अपने फेमस 5 प्रयाग के लिए। प्रयाग क्या होता है, मतलब जो आपने सुना होगा इलाहाबाद प्रयाग है जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, तो वैसे ही 5 फेमस प्रयाग आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएंगे। जो थर्ड आपका रीजनल बेसिस पे हिमालय का डिवीजन है वो है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय आपका नेपाल कंट्री और भूटान कंट्री के बीचों बीच है, इसलिए कहा जाता है कि नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच में है। यहाँ पे तिस्ता रिवर फ्लो करती है। यहाँ पे आपको इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा या कंचनगिरी मिलेगा देखने के लिए। कंचनजंगा को कंचनगिरी भी कहते हैं। और जो यहाँ पे जो आपको ट्राइब्स मिलेंगे वो लेप्चा ट्राइब्स हैं। यहाँ पे आपको लेप्चा ट्राइब्स बहुत देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ नेपालीस भी हैं, बंगालीस भी है और सेंट्रल इंडिया से आए हुए ट्राइबल्स भी हैं। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टी के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने देखा कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है टी प्लांटेशन के लिए, तो उन लोगों ने यहाँ पे टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हमारे इंडिया में टी प्लांटेशन नहीं होती थी। यहाँ पे आपको द्वार फॉर्मेशन दिख सकता है। द्वार फॉर्मेशन क्या है, जो फ्लड आती है, जो रिवर फ्लड आती है और फ्लड में वो बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है, एलुवियल सॉइल लेकर आती है, उसको डिपॉजिट करके जो प्लेन बनाती है उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन। तो यहाँ पे आपको फ्लड प्लेन मिल जाएगा इस एरिया में और ये फ्लड प्लेन आपको टी प्लांटेशन के लिए यूज़ होता है। ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना के वेराइटी यानी कि बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की वेराइटी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में ऑर्चिड यानी फ्रूट गार्डन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फोर्थ आपका है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय रीजनल बेसिस पे ये फोर्थ में आता है। ये आपका जैसे नेपाल और भूटान के बीच में तो आपका सिक्किम हिमालय आ जाएगा। भूटान के बाद और डिम्पू पास से पहले के बीच का जो हिमालय आएगा वो कहलाएगा आपका अरुणाचल हिमालय। तो इसके जो फेमस पीक है उसमें एक है नमचा बरवा। नमचा बरवा काफ़ी फेमस पीक है। यहीं से जो तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी हमारे कंट्री को एंटर करती है। यहाँ पे डीप जॉर्जेस भी देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको काफ़ी रिवर्स जैसे दियांग, दिबांग, लोहित जैसी रिवर्स आपको फ्लो करते हुए दिखेंगी। और ये
एरिया में काफ़ी पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि ये यहाँ इस एरिया में क्या होता है, रिवर आपकी बहुत ऊंचाई से, मतलब रिवर वाटरफॉल आपको बहुत सारे दिखेंगे, वाटर आपको बहुत ऊंचे से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखेंगे। तो ये जब ऊपर से नीचे की तरफ वाटरफॉल गिरता है तो बहुत एनर्जी के साथ गिरता है। तो इस जगह पे आप बहुत अच्छे से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हो और इसमें यहाँ से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा सकता है, पोटेंशियल है इस जगह पे। बहुत सारे ट्राइबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे नागा ट्राइब्स और मोनपा ट्राइब्स, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे इनहेबिट होते हैं और झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, वो कल्टीवेशन होता है जैसे कि आप क्या करते हो, एक फॉरेस्ट को थोड़ा सा बर्न कर देते हो, उससे जो मिला हुआ ऐश है उसको मिट्टी में मिला देते हो, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, फिर उस पर आप कल्टीवेशन करते हो। जब उसकी फर्टिलिटी चली जाती है आप दूसरे एरिया में मूव कर देते हो, फिर से वहाँ का फॉरेस्ट जलाते हो और फिर वहाँ कल्टीवेशन करते हो। तो क्या करते हो, आप अपना कल्टीवेशन शिफ्ट करते जाते हो। तो इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है झूम कल्टीवेशन। ये एरिया आपका भी बायोडाइवर्सिटी में रिच है, यहाँ पे भी आपको प्लांट एंड एनिमल्स के बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, आपको पुरानी समय के कल्चर को फॉलो करते हुए कम्युनिटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल वाली टोपोग्राफी है, पहाड़ी एरिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, नॉमिनल है। जो 5th डिवीज़न है आपका हिमालय का, वो है ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। इसके कई लोकल नेम हैं, जैसे नॉर्थ में इसको नागा हिल, मणिपुरी हिल, पटकई बम कहते हैं, और साउथर्न पार्ट में आप इसको मिज़ो हिल, लूसी हिल, ये सब कह के बुला सकते हो। यहाँ पे भी आपको न्यूमरस ट्राइब्स दिख जाएंगे, बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हुए दिखेंगे और वो भी आपके झूम कल्टीवेशन करते हैं। ये आपका बराक रिवर के लिए फेमस है और लोकटक लेक के लिए फेमस है। यहाँ पे मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। मिज़ोरम को मोसिस बेसिन कहा जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो डिपॉजिट किया है रिवर ने उससे बनी हुई है। तो ये आपका लास्ट डिवीज़न था आपका हिमालय का। तो इस तरह से आप अपना ब्रॉड लेवल पे और रीजनल लेवल पे हिमालय को डिवाइड कर सकते हो। देखो आपका रीजनल लेवल पे हिमालय कैसे डिवाइड हुआ था, कश्मीर के एरिया में कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश के पास अरुणाचल हिमालय, और फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। अब हम सेकेंड फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वो है नॉर्थर्न प्लेन। इसको IGB प्लेन भी कहा जाता है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, क्योंकि ये इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन के लाए हुए इरोशनल मटेरियल के डिपॉजिट से बना हुआ प्लेन है, इसीलिए इसको IGB प्लेन भी कहा जाता है। इसको भी आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक हॉरिजेंटल बेसिस पे और एक वर्टिकल बेसिस पे। हॉरिजेंटल बेसिस पे आपका बनेगा इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जिसको मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। देखिए इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जब इंडस में रिवर अपनी मटेरियल जब ला के डिपॉजिट करती है और उससे जो प्लेन बनता है उसको कहा जाता है इंडस प्लेन। गंगा जो डिपॉजिट करती है इरोशनल मटेरियल उससे बनता है गंगा प्लेन, और ब्रह्मपुत्रा के इरोशनल डिपॉजिट से बनता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो आप देख सकते हो लाइन में वो एक के बगल एक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया प्लेन। दूसरा है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया प्लेन। तो वर्टिकली आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बाबर, तराई, खद्दर एंड बंगार। ये क्या होता है मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। देखिए बाबर क्या है, देखो आपके माउंटेन से जब उतरती है ना नदी, तो सबसे पहले क्या करती है आपके जब वो उतरती है तो बहुत सारी इरोशनल मटेरियल लेकर के आती है, बड़े बड़े पत्थरों को भी लेकर के अपने साथ आ जाती है, क्योंकि बहुत स्पीड में बहती है नदियाँ। तो सबसे पहले क्या करती है, वो पत्थरों को ऐसे बहाते हुए बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। तो सबसे पहले जब वो अपने बिल्कुल स्पीड में आती हुई जब पहाड़ों से नीचे उतरती है, तो सबसे पहले क्या डिपॉजिट करती है, बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करती है। तो देखो आपको पहला भाबर जो है ना, बड़े बड़े पत्थर, मतलब पत्थरों का दिखाता हुआ फिगर बनाया गया है। तो ये है आपका भाबर प्लेन। तो भाबर प्लेन क्या होता है, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद आपका तराई और भांगर और खद्दर आएगा। तो भाबर में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट होते हैं, और इसमें क्या होता है, रिवर, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रिवर दब जाती है, तो लगता है जैसे कि रिवर गायब हो गई,
रिवर डिसअपियर हो गई, मगर गायब नहीं होती वो, उस अंडर मतलब ऐसा कहा जाता है कि रिवर अंडरग्राउंड हो गई, मगर अंडरग्राउंड नहीं होती, वो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाती है, जिससे रिवर दिखना बंद हो जाती है। और उसके बाद तराई रीजन में दोबारा रिवर री इमर्ज हो जाती है, दिखाई देने लगती है। ये मैसिव स्वैम्पी लैंड होता है और ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है, और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों में ही ये रिच होता है। उसके बाद आपका आता है भंगर, और फिर आता है खद्दर प्लेन। तो भंगर क्या, दोनों ही फ्लड प्लेन्स है, फ्लड के द्वारा लाए गए मटेरियल डिपॉजिट से बनाए गए प्लेन है। तो भंगर प्लेन और खद्दर प्लेन में अंतर क्या है, भंगर ओल्ड एल्यूवियल प्लेन है और खद्दर आपका न्यू एल्यूवियल फ्लड प्लेन है। भंगर आपका क्योंकि ओल्ड एल्यूवियल फ्लड प्लेन है तो आपका अब उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई है, और खद्दर क्योंकि नया नया फॉर्म हुआ है तो इसकी फर्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। भंगर का क्या है, कई बार उस पर फ्लड प्लेन के आने के बाद मटेरियल डिपॉजिट हो चुके हैं, तो इसका हाइट थोड़ा ऊपर है और खद्दर का हाइट थोड़ा नीचे है। तो इस तरह से आप 4 टाइप्स में वर्टिकल डिवीज़न आप नॉर्थर्न प्लेन कर सकते हो कि कैसे वो पहाड़ से उतरने के बाद 4 लेयर बनाती है। एक आपका भाबर का, जहाँ पे पत्थर डिपॉजिट करती है और रिवर गायब हो जाती है। फिर तराई रीजन जो काफ़ी मैसी लैंड होता है, जिसमें रिवर फिर से रीइमर्ज हो जाती है। फिर भंगर एंड खद्दर प्लेन जो कि फ्लड प्लेन है, एक पुराना फ्लड प्लेन और एक नया फ्लड प्लेन। तो ये 4 वर्टिकल डिवीज़न आपको नॉर्थर्न प्लेन आपको हर जगह दिखेगा। आपको गंगा प्लेन के साइड भी दिखेगा ऐसा 4 डिवीज़न, आपको ब्रह्मपुत्रा प्लेन के पास भी दिखेगा और इंडस प्लेन के पास भी दिखेगा। तो ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन ख़त्म। अब आपका पेनिनसुलर प्लेटू डिस्कस कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू आपका दिल्ली रीच नॉर्थ में आपका स्टार्ट होता है, दिल्ली रीच को टच करता है। ईस्ट में आपका गुजरात की गिर रेंज को टच करेगा और आपका वेस्ट में राजमहल हिल को टच करेगा। वेस्ट में आपका गिर रेंज को टच करेगा, ईस्ट में आपका राजमहल हिल को टच करेगा और साउथ में आपका कार्डमम हिल को टच करेगा। तो अगर इस 4 पार्ट को आप डिवाइड कर दोगे तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। आपका दिल्ली रिच से टच करते हुए आप यहाँ पे गिर रेंज गुजरात की साइड टच कर लो, और राजमहल हिल आपका ईस्टर्न साइड में टच कर लो, और लास्ट में आपका कार्डमम हिल। तो इस तरह से आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू दिखेगा। ये पेनिनसुलर प्लेटू आपने देख लिया था कि कैसे फॉर्म हुआ था, क्योंकि ये आपका इंडिया में जुड़ने से पहले ही फॉर्म हो चुका था। तो इसको ओल्ड एंड स्टेबल लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना है फॉर्मेशन के हिसाब से, और ये स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इसका जो स्लोप है वह वेस्ट टू ईस्ट है, यानी वेस्ट की तरफ उसका हाइट ज़्यादा है, और फिर वो जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाता है उसकी हाइट कम होती जाती है। तो इसका स्लोप कैसा हुआ, वेस्ट से ईस्ट। इसलिए ज़्यादातर नदी क्या होती है, नदियाँ क्या है, ढलान की तरफ बहती हैं। तो जहाँ पे भी कम ढलान होगा उस साइड बह जाती हैं। तो वो जहाँ पे स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है वहाँ पे वो नदियाँ बह जाएंगी। तो ज़्यादातर आपको नदियाँ आपको इंडिया की आपका ईस्टर्न साइड में जाके समुद्र से मिलती हुई दिखेंगी। ज़्यादातर आपको ईस्टर्न साइड में जो बे ऑफ बंगाल है उसमें नदियाँ गिरेगी। वेस्टर्न साइड में जाने वाली नदियाँ बहुत कम है इंडिया में। जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वो बहुत रिच है ब्लैक सॉइल में, और इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप पेनिनसुलर प्लेटू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो दक्कन प्लेटू, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड, और तीसरा आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो ये तीनों पार्ट हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो दक्कन प्लेटू होता है वो क्या होता है, सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है। इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में आपका डेक्कन प्लेटू आता है। पेनिनसुलर प्लेटू का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है डेक्कन प्लेटू। ये नर्मदा रिवर के साउथ से स्टार्ट होता है। नर्मदा रिवर के साउथ यानी कि नर्मदा रिवर के नीचे से स्टार्ट होता है, और इसके नॉर्थ में आपका सतपुरा रेंज मिल जाएगा। इसका वेस्टर्न घाट आपको वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड में, और नीलगिरी हिल ये बिल्कुल आपका साउथ में मिलेगा, जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपको मिलती हुई दिखेगी। देखो ऐसा दिखेगा। आप ये फिगर देख सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका ये सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज के नीचे से डेक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है। तो सतपुरा रेंज इस प्लेटू का क्या हुआ, नॉर्थर्न पार्ट। नीलगिरी हिल इसके साउथर्न पार्ट हो गया। ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न पार्ट। तो इस तरह से जब आप मैप देखकर चीज़ें याद रखोगे ना तो आप जल्दी याद कर लोगे, नहीं तो आप फिर उसको बाय हार्ट करते रह जाओगे। तो जब आप मैप समझ जाओगे ना तो आप इसके बारे में खुद से भी लिख सकते हो बहुत कुछ। तो इस तरह से आपका दक्कन प्लेटू फॉर्म होता है। इस प्लेटू में कई हाईएस्ट पीक हैं। तो जैसे वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमलाई हिल्स,
ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल का सबसे फेमस पीक मिल जाएगा आपको डोडा बेटा में। अब जो आपको कहा गया कि इसके ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है, तो कभी कभी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ईस्टर्न घाट क्या है आपका, ईस्टर्न साइड ऑफ दक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट आपका वेस्टर्न साइड ऑफ दक्कन प्लेटू है। ईस्टर्न घाट आपका आपको कंटिन्यूस दिखेगा और वेस्टर्न घाट आपको डिसकंटिन्यूस, सॉरी वेस्टर्न पार्ट आपको कंटिन्यूस दिखेगा और ईस्टर्न घाट आपको डिसकंटिन्यूस दिखेगा। तो देखिए आपको वेस्टर्न साइड का जो घाट है वो कंटिन्यूस आपको बिना ब्रेक किए हुए दिखेगा, और ईस्टर्न घाट का जो साइड है वो देखिए ब्रेक हो के दिख रहा है, काफ़ी जगह पे टूटा टूटा सा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट लिख दिया गया है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। आपका ईस्टर्न साइड का डिसकंटिन्यूस है और वेस्टर्न साइड का आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। और इसका जो आपका वेस्टर्न साइड का जो घाट है वहाँ पे आपको कई पासेस मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस रेंजेस है तो वहाँ पे कई पासेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस पासेस के थ्रू ही आप उस कंटिन्यूस को रेंज को क्रॉस कर सकते हो। और ईस्टर्न घाट में आपको डेल्टा बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये जो ब्रोकन है ना ईस्टर्न घाट के जो आप देख सकते हो घाट आपका ब्रोकन है। क्यों ब्रोकन है, कई रिवर यहाँ से फ्लो होती रहती हैं, जैसे आपकी कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी ऐसे फ्लो होती है, इसलिए ये ब्रेक सा हो गया है। तो इसके कारण ये ब्रोकन फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट आपका हाइट ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट का हाइट आपका कम है। तो इसको देखिएगा, आप नोट्स लेते समय थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लीजिएगा। आपका इसका थोड़ा सा आपका सेकंड पॉइंट से अपोजिट हो गया है। आपका सेकंड पॉइंट से सारे पॉइंट्स वेस्टर्न घाट की साइड जाएंगे और सेकंड पॉइंट से आपका वेस्टर्न घाट का पॉइंट ईस्टर्न साइड में जाएगा। जो सेकंड पार्ट है आपका है दक्कन प्लेटू का, वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो अरावली हिल्स आपका उसका नॉर्थ वेस्ट में जाता है और विंध्याचल रेंज आपका साउथ वेस्ट में जाता है। तो ये देखो आपको दिख सकता है अरावली हिल क्या है आपका, अरावली विंध्याचल दोनों ही वेस्ट में है, पर एक नॉर्थर्न और एक साउथर्न। ऊपर वाले को आप नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे और नीचे वाले को आप बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो अरावली और साउथ वेस्ट, अरावली रेंज और विंध्या रेंज आपको मिल जाएगा साउथ वेस्ट में इसके, ठीक है। इसके साथ आपको इसमें डिफरेंट छोटे छोटे प्लेटू मिलेंगे, जैसे कि मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, पागेलखंड प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। तो आपको वैसे तो कई छोटे छोटे नाम होते हैं, पर आप इसको ब्रॉडली ऐसे दिखा सकते हो। आप इसमें मालवा प्लेटू देखो, उसके मालवा प्लेटू के थोड़ा सा ऊपर आपका बुंदेलखंड प्लेटू, उसके ज्वाइंट होता हुआ बघेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। इस तरह से आपका पेनिनसुलर प्लेटू का के सेंट्रल हाईलैंड का ये पार्ट है, ठीक है। और इसमें आपको कई रिवर जैसे नर्मदा, तापी, चंबल, सींध, बेतवा ऐसे कई रिवर इस एरिया से आपको फ्लो करते हुए दिखेंगी। नर्मदा, तापी ही एक ऐसी रिवर है इस एरिया में बहने वाली, आपको जाके वो गिरेंगी आपकी अरेबियन सी में, वो आपकी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेंगी। बाकी सारी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में वो नीचे की तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उसकी हाइट कम होती जाती है। नर्मदा तापी तब क्यों नहीं बहती उस साइड, क्योंकि नर्मदा तापी आपकी माउंटेन्स में फंस करके बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए वो उस साइड जा नहीं पाती और वो जा करके गिरती है अरेबियन सी में। इसी में आप देख सकते हो कि आपका इस प्लेटू का एक छोटा सा पार्ट जो शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू का है, टूट करके कहाँ चला गया था अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। मैंने जब आपको पेनिनसुलर प्लेटू बताया था तो मैंने कहा था कि इसका एक पार्ट टूट करके आपका मेघालय प्लेटू यानी कि शिलोंग प्लेटू की तरफ, मेघालय प्लेटू जो कि टूट करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चला गया था, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो वही अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि हमारे जब हिमालय फॉर्मेशन हो रहा था उस समय क्या होता है, राजमहल हिल के आसपास का अपना जो पेनिनसुलर प्लेटू का एक पार्ट टूट जाता है फॉल्टिंग के कारण, और वो जाकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेटल हो जाता है। उसको मेघालय प्लेटू कहो या आप उसको शिलोंग प्लेटू भी कह सकते हो। तो ये आपका जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, क्या होता है पेनिनसुलर प्लेटू और मेघालय प्लेटू के बीच में डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो उस डिप्रेशन को क्या होता है, रिवर अपने इरोशनल मटेरियल्स ला के भर देती हैं और वहाँ पे प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू मेघालय प्लेटू सेपरेट हो गया था पेनिनसुलर प्लेटू से। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक पार्ट है।
तो ये इसमें आपको कई हिल्स मिलेंगे, जैसे काशी हिल, गारो हिल एंड जैंतिया हिल। ये सारे हिल अपने वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल पीपुल्स के नेम के ऊपर रखी गई हैं। तो चाहे कोई भी प्लेटू हो, चाहे आपका डेक्कन प्लेटू हो या फिर आपका सेंट्रल हाईलैंड हो या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू हो, तीनों ही प्लेटू रिच है मिनरल्स में। क्योंकि आपको पता है प्लेटू का फॉर्मेशन एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन के बाद हुआ था। वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले मटेरियल के जब वहाँ पे सेटल हो गई थी तो थोड़ा सा जो पहले वो प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा उठ गया, टेबल लैंड बोला जाता है प्लेटूज को। तो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाने के कारण वो प्लेटू बन गया। तो इसकी जो मटेरियल आई है वो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद आई है, तो धरती के अंदर से निकले हुए मटेरियल से बनी है। इसीलिए ये एरिया आपका मिनरल रिच होता है। काफ़ी मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका जो मेघालय प्लेटू है वो कैसे बना है। वो देखिए, आपको ये आपका सबसे नीचे डेक्कन प्लेटू, उसके ऊपर सेंट्रल आइलैंड और तीसरा आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो उससे सेपरेट होकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चला गया था। तो इस तरह से आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये तीनों पार्ट को मिला करके बनता है। डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल आइलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू को मिक्स करके आपका बनेगा पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो हील जो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में जो हील है, काशी हिल, गारो हिल, जैंतिया हिल, वो सब आप देख सकते हो कि आपको दिखाया गया है मैप में। मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैप याद कर लोगे तो इसके जो डिविजन्स है वेरियस टाइप के वो आपको अपने आप ही आ जाएगा। आपको मैप जब दिमाग में रहेगा ना तो आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। तो अब हमने हिमालय भी पढ़ लिया, हमने प्लेन भी पढ़ लिया और प्लेटू भी पढ़ लिया। तो कई बार आता है हिमालय और प्लेटू में डिफरेंट क्या है। तो हिमालय आपका न्यू लैंड फॉर्म है, प्लेटू आपका ओल्ड लैंड फॉर्म है। आपको पता है कि प्लेटू आपका फॉर्म हो चुका था इंडिया में जुड़ने से पहले ही। प्लेटू के जब पेनिनसुलर प्लेटू आता है उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हिमालय आपका न्यू लैंड फॉर्म है और पेनिनसुलर प्लेटू आपका ओल्ड लैंड फॉर्म है। और 3 तरह के रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका जो हिमालय है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है और जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू बना है। जो हिमालय है उसका हाइट ज़्यादा है और पेनिनसुलर प्लेटू का हाइट थोड़ा कम है। यहाँ पे आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है और पेनिनसुलर प्लेटू में आपका कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी बहती है। तो ये आप 4 डिफरेंस लिख सकते हैं अगर आपको हिमालय और पेनिनसुलर के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए कहा जाए। अब हम पढ़ेंगे 4th फिजियोग्राफिक डिवीज़न, वो है इंडियन का डेजर्ट। तो हमारे कंट्री में सब कुछ है। हमारे कंट्री में माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है और साथ में डेजर्ट भी है। और डेजर्ट में कहाँ स्टार्ट होता है? अरावली हिल्स के ऊपर स्टार्ट होता है। आपको मैंने जब आपको मैप दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि जो सेंट्रल आइलैंड है उसमें अरावली एंड विंध्यास रेंजेस हैं। तो अरावली के जस्ट ऊपर, जो नॉर्थ वेस्ट में अरावली है उसके जस्ट ऊपर आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। थार डेजर्ट भी कहते हैं। इसका ज़्यादातर पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जो स्लोपिंग टुवर्ड सिंध पाकिस्तान की तरफ जाता है और दूसरा जो स्लोपिंग टुवर्ड रन ऑफ कच्छ जो गुजरात की तरफ जाता है। तो इसको नॉर्थन में वो सिंध, नॉर्थ के साइड में सिंध की तरफ, ऊपर के साइड में, और नीचे की तरफ साउथ साइड में वो रन ऑफ कच्छ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें एक बहुत फेमस रिवर बहती है, वो है लोनी रिवर। यहाँ का क्लाइमेट एरिड है, जो कि डेजर्ट का क्लाइमेट होता है। एरिड है, लो रेनफॉल है एंड लेस वेजिटेशन है। यहाँ पे क्रीसेंट शेप ड्यून्स बहुत बनते हैं। ड्यून्स क्या होते हैं ना, सैंड को जब विंड सैंड को बहा कर ले जाती है तो वो सैंड एक के ऊपर एक डिपॉजिट होकर तरह तरह के लैंड फॉर्मेशन करते हैं, उसको कहा जाता है ड्यून। तो क्रीसेंट शेप क्या होता है? क्रीसेंट मतलब हाफ चांद के रूप में बना हुआ ड्यून्स। वो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको ठीक से समझ में आएगा। उसको बारचन भी कहा जाता है, उस क्रीसेंट शेप ड्यून को बारचन भी कहा जाता है। पहले आप ये देख लो, अरावली रीजन के अरावली हिल्स के जस्ट ऊपर आपको थार डेजर्ट दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे अपना थार डेजर्ट आता है। लोकेट करना होगा तो आप उधर लोकेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बुक के। तो आप ध्यान से मैप को पढ़ लीजिए। मैप आपको लोकेशन करते समय भी काम आएगा, साथ में आपको हर प्लेस का, हर फिजियोग्राफिक डिवीज़न का के पार्ट्स को याद रखने में हेल्प करेगा। ये देखो, ये क्रिसेंट शेप ड्यून्स है। क्या हुआ? विंड ब्लो होने के कारण सैंड कैसे डिपॉजिट हुआ है? क्रिसेंट शेप में, चांद, आधे आधे चांद के रूप में डिपॉजिट हुआ है। इसको कहा जाता है क्रिसेंट शेप डिपॉजिट।
आप अपने डेजर्ट को मरुस्थली भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, डेजर्ट को मरुस्थल। इसके जो फॉसिल फ्यूल है उसको स्टडी करोगे, जो यहाँ पे मिलने वाले फॉसिल फ्यूल को स्टडी करोगे तो आप कह सकते हो कि ये जो डेजर्ट था वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले कभी सी के अंदर सबमर्ज था, सी के अंदर डूबा हुआ था, ऐसा महसूस होता है। यहाँ पे आपको मशरूम रॉक, मतलब रॉक जो मशरूम के शेप में होते हैं, ड्यून्स, तरह तरह की ड्यून्स, जैसे आपने देखा क्रिसेंट शेप ड्यून्स जिसको आप बार्चन्स भी कहते हो, वैसा भी ड्यून्स और दूसरे दूसरे शेप्स का भी ड्यून्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में ओएसिस बहुत देखने को मिलेंगे जो कि फ्रेश वाटर का सोर्स होता है डेजर्ट में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे लेक और प्लायास हैं जहाँ पे ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर है, जिससे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन वाला काम यहाँ पे बहुत होता है। बहुत सारे आपके लेक वेक से वहाँ जहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिलता है वहाँ पे सॉइल मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पे काफ़ी चलता हुआ दिखाई देगा आपको। अब हमारा जो फिफ्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है कोस्टल प्लेन। तो हमारे कोस्टल प्लेन दो होते हैं, एक होता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक होता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो एक बार आप फिगर में देख लो, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट साइड में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट साइड में। तो जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सैंडविच है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका सैंडविच है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो आपको पता है कि आपने देखा था वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट के बाद जो प्लेस बचा रहता है और ईस्टर्न घाट के पास जो प्लेस बचा रहता है उसी बीच में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सिचुएटेड है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, आपका समुद्र आ जाता है। तो आप देख सकते हो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, आपका वेस्टर्न घाट के बाद स्टार्ट होता है और उसके बाद समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, सैंडविच हो गया, जिससे दो ब्रेड के बीच में आप क्या होता है, स्टफिंग होती है ना, वैसे ही आप ये भी सैंडविच बना हुआ है, किसके बीच में, वेस्टर्न घाट के बीच में और समुद्र के बीच में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कौन सा समुद्र है वेस्टर्न साइड में, अरेबियन सी। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखोगे कि ईस्टर्न घाट और साथ में बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज होता है, सबमर्ज यानी कि वो नीचे की तरफ आपका हाइट इसकी समुद्र के पास होती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप हुए हैं, कांडला पोर्ट्स, बैंगलोर को पोर्ट्स एंड कोचीन पोर्ट्स। तो ये पोर्ट्स यानी कि सी पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस प्लेस है। पर दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका इमर्जेंट कोस्ट है, यानी कि थोड़ा हाइट उसकी ऊंची है समुद्र से। तो यहाँ पे आपको कई रिवर्स बहते हैं। आपने देखा था ईस्टर्न घाट ब्रोकन होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि कई रिवर्स वहाँ पे फ्लो होती रहती हैं। तो रिवर फ्लो होके उसको तोड़ चुकी हैं कई जगहों से। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत रिवर फ्लो करती हैं तो इस एरिया में आपको बहुत सारे डेल्टास दिखाई देंगे। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो पैरेलल टू वेस्टर्न घाट है, क्योंकि आप देखते हो कि वो जैसे वेस्टर्न घाट की तरह, जैसी वेस्टर्न घाट है उसी के थ्रू पैरेलल जा रही है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपकी पैरेलल है ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को आप काच एंड खतियार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या गोवन कोस्ट, या कभी कभी कोंकण एंड गोवन को एक साथ भी बोला जाता है, कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट या गोवन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट में डिवाइड कर सकते हो, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को आप इस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नॉर्थन सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट में। तो देखो यहाँ पे आपको डिवीजन दिखा दिया गया है। कच्छ कोस्ट, कच्छ एंड कटियार को एक साथ भी बोल सकते हैं, कभी कभी किसी बुक में कच्छ कोस्ट, कोई कटियार कोस्ट अलग अलग लिखा जाता है। अब यहाँ पे कोंकण कोस्ट दिखाया गया है, एक आपका कोंकण एंड गोवन को एक साथ दिखाया गया है, कहीं कहीं कोंकण एंड कोस्ट एंड गोवन कोस्ट को अलग अलग दिखाया जाता है। फिर आपका उसके नीचे आ जाएगा मालाबार कोस्ट, ठीक है। आपका ये वेस्टर्न साइड में डिवीजन था। अब ईस्टर्न साइड में क्या क्या है, नॉर्थन सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। देखिए आपको इसका डिवीजन दिखाया है, नॉर्थन सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपका वो है आइलैंड ग्रुप। तो आपके पास आपकी कंट्री में आइलैंड्स भी है। हमारे कंट्री में माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, कोस्टल प्लेन भी है, डेजर्ट भी है और साथ में आइलैंड्स भी है। तो आइलैंड जो मेन इंडिया है ना, उससे मेन इंडिया लैंड से हट करके है, समुद्र में हमारे आइलैंड्स मिलेंगे। जो हमारे इंडिया के आसपास समुद्र बहती है ना, उसमें आपको आइलैंड्स मिलेंगे। तो एक आइलैंड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड और एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड आपको अरेबियन सी यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार में आपको जो आइलैंड है वो आपको बे ऑफ बंगाल यानी ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मिलेगा। इस जो
आपका लक्षद्वीप आइलैंड है वो छोटे छोटे 36 आइलैंड को मिला करके बना है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके 572 छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके बनाया गया है। जो लक्षद्वीप आइलैंड का हेडक्वार्टर है वो कावरती है, और अंडमान निकोबार का हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर है। तो स्टेट का जो हेडक्वार्टर होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, बट जो यूनियन टेरिटरी, क्योंकि आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के जो को हेडक्वार्टर बोला जाता है, वहाँ पे कैपिटल नहीं बोला जाता, उसको हेडक्वार्टर बोला जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कावरती में है और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में है। जो लक्षद्वीप में एक पीटी आइलैंड होती है, पीटी आइलैंड में बर्ड सेंचुरी के लिए काफ़ी फेमस है लक्षद्वीप आइलैंड। और अंडमान निकोबार में आपको बैरन आइलैंड मिलेगा जो कि एक्टिव वॉल्केनो के लिए बहुत फेमस है। हमारे इंडिया में जो भी एक एक्टिव वॉल्केनो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए एक जगह पे, वो है आपका बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। आपके कुछ आइलैंड्स जो अंडमान निकोबार के होते हैं वहाँ पे आपको जैसे रहने नहीं दिया जाता, क्योंकि आप कहीं पे आपका एक्टिव वॉल्केनो है और कहीं कहीं पे आपके ट्राइबल्स पीपुल हैं, जो उनको ट्राइबल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। उस आइलैंड में हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। बाकी दूसरी जगहें बहुत फेमस आपको टूरिस्ट स्पॉट्स दिख जाएंगे इस आइलैंड में। तो सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि इनके फॉर्मेशन कैसे हुए, ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच बने कैसे। तो देखिए ये दोनों ही आइलैंड अलग अलग तरीके से बने हैं। लक्षद्वीप आइलैंड आपका कैसे बना है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल होता है, और वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आता है। ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर ये झुंड में रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, और ये अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, जो कि हार्ड होकर स्केलेटन फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और कोरल आइलैंड फॉर्म करता है। इसके जो हार्ड स्केलेटन होता है उसको कोरल कहा जाता है, उसी से कोरल आइलैंड फॉर्म, ये सारे कोरल मिल करके एक आइलैंड बना देते हैं समुद्र के ऊपर। तो इतना ज़्यादा वो कैल्शियम कार्बोनेट जब मिल जाते हैं तो ये कोरल फॉर्मेशन करते हैं, और इसी कोरल से आइलैंड बन जाता है समुद्र के बीचों बीच। दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे आइलैंड कैसे बनते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, जब जैसे आपके अर्थ के ऊपर आप देखते हो प्लेटू भी है, प्लेन भी है, आपका माउंटेन्स भी है, वैसे समुद्र के अंदर भी प्लेटू, प्लेन एंड माउंटेन मिलते हैं, जो कि हमें नहीं पता होता। पर जब आप बीच समुद्र में जाओगे आप देखोगे कि समुद्र के अंदर भी प्लेटू है, प्लेन है, माउंटेन है। तो इसी समुद्र के अंदर में जो माउंटेन होता है ना, कभी कभी वो माउंटेन इतना बड़ा होता है कि उसका पीक आपका समुद्र के बाहर निकल जाता है, उसका जो ऊंचाई है, शिखर है, वो आपका समुद्र के बाहर निकल जाता है। तो लोगों को लगता है वो लैंड है समुद्र के बीचों बीच, और उसमें जाकर लोग रहने लगते हैं। तो इस तरह से ये आइलैंड बन जाता है। या तो फिर ये माउंटेन का पीक होगा, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले मटेरियल एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो करके ऊंचे उठ जाते हैं, और वो आपको समुद्र के ऊपर दिखने लगते हैं, और उस पर लोग लैंड समझकर रहने लगते हैं। तो ये आपका जो अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड होते हैं, या तो वो माउंटेन का पीक होता है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से निकले हुए डिपॉजिट जो एक के ऊपर एक लेयर होकर ऊंचा उठ गया होता है, वो उससे फॉर्मेशन वाला लैंड होता है। तो इस तरह से आपका दोनों आइलैंड फॉर्म होता है। तो मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं कि फिगर में आप देख सकते हो लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड आपकी इंडिया के नीचे, आपके एक वेस्टर्न साइड में और एक ईस्टर्न साइड में। आपको आपकी ईस्टर्न साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्टर्न साइड में आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिख जाएगा। तो इसी से आपके फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। आप देखे होंगे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो आप या तो नोट्स को नोट डाउन कर लें पॉज करके वीडियो को, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पढ़ने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर मेरी मेहनत पर किसी काम आई है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।